वेलकम गाइस। हम पढ़ रहे थे कार्बोहाइड्रेट्स पे मैंने 2 लेक्चर ऑलरेडी दिए हैं। तो ये तीसरा लेक्चर होगा कार्बोहाइड्रेट्स को लेकर। तो इस वाले लेक्चर में हम डिस्कस कर रहे हैं पॉलीसेकेराइड्स। तो आइए हम अंडरस्टैंड करते हैं कि व्हाट आर बेसिकली पॉलीसेकेराइड्स। पॉलीसेकेराइड्स होते क्या हैं। मैंने आपको जो पिछले मैंने लेक्चर दिए थे मैंने आपको समझाया था मोनोसेकेराइड्स होते हैं मोनोमर्स होते हैं। पॉलीसेकेराइड्स के मोनोमर्स जो होते हैं वो होते हैं मोनोसेकेराइड्स। ये मोनोसेकेराइड्स ये एक मोनोसेकेराइड की मैंने रिप्रेजेंटेशन यहां पे बनाई। फॉर एग्जांपल मैंने इसे रिप्रेजेंट किया मोनोसेकेराइड। तो यही मोनोसेकेराइड बेसिकली मोनोमर्स होते हैं पॉलीसेकेराइड्स के। अब मैंने इससे पहले आपको बताया था कि अगर एक से मान लीजिए ये दूसरा मोनोसेकेराइड है, ये तीसरा है, ये चौथा है, ये पांचवा है, ये छठा है, ये सातवां है, ये आठवां है, ये नौवां है और ये 10वां है। अगर आपको याद होगा जब हमने ऑलिसेकेराइड्स के बारे में पढ़ा था मैंने आपको कहा था कि अगर 2 से 10 तक मोनोसेकेराइड यूनिट्स एक दूसरे के साथ जुड़ते हैं तो ये बनाएंगे ओलिगोसैकेराइड्स। तो पहला पॉइंट है द मोनोसेकेराइड्स और द मोनोमर्स ऑफ द पॉलीसेकेराइड्स। मोनोमर्स होते हैं पॉलीसेकेराइड्स के मोनोसेकेराइड्स जो है ये मोनोमर्स होते हैं पॉलीसेकेराइड्स के। इसका मतलब यह है कि अगर हम किसी भी एक पॉलीसेकेराइड को ब्रेक डाउन करेंगे उसके जो अल्टीमेट यूनिट्स होंगे दैट वुड बी मोनोसेकेराइड्स। अब अगर 1 से 10 तक मोनोसेकेराइड यूनिट्स एक दूसरे के साथ जुड़ते हैं, ये अब जुड़ते कैसे? ये ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड्स के थ्रू जुड़ते हैं जो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है। तो अगर 2 से 10 तक मोनोसेकेराइड यूनिट्स एक दूसरे के साथ जुड़ते हैं तो हम इनको कहते हैं कि ओलिगोसेकेराइड से। मान लीजिए 2 मोनोसेकेराइड यूनिट्स एक दूसरे के साथ जुड़ गए तो ये डाइसेकेराइड हो गया, 3 जुड़ गए ट्राइसेकेराइड हो गया, 4 जुड़ गए टेट्रासेकेराइड हो गया, 5 जुड़ गए पेंटासेकेराइड हो गया। ऐसे चलते जाएंगे अप टू डेकासेकेराइड। डेकासेकेराइड का मतलब है 10 मोनोसेकेराइड यूनिट्स एक दूसरे के साथ जुड़े हैं। लेकिन अगर चेन इससे बाहर जाती है, इससे बाहर जाने का मतलब यह है कि यहां तक 2 से 10 तक जितने भी मोनोसेकेराइड यूनिट्स जुड़ेंगे ये बनाएंगे ओलिगोसेकेराइड्स। अब अगर ऐसा हुआ कि मान लीजिए ये एक मोनोसेकेराइड पहला वाला मोनोसेकेराइड यूनिट है, ये दूसरा मोनोसेकेराइड यूनिट है, ऐसे ही हम चलते जाएंगे। यहां पे मानेंगे हम 3 4 5 6 7 8 9 10 तक, ये 10 मोनोसेकेराइड यूनिट्स जुड़ गए। अब ये क्या बन गया? ये बन गया ओलिगोसेकेराइड। लेकिन अगर अब इसके आगे भी चेन बढ़ गई, अब अगर यहां पे 11वां मोनोसेकेराइड यूनिट जुड़ता है, यहां पे 11वां मोनोसेकेराइड यूनिट भी जुड़ गया, यहां पे इसके बाद 12वां मोनोसेकेराइड यूनिट भी जुड़ गया, इसके बाद 13वां मोनोसेकेराइड यूनिट भी जुड़ गया, सो ऑन एंड सो फोर्थ टिल एन। एन का मतलब है जितने भी जुड़ेंगे, इसके बाद 20 जुड़ेंगे, 100 जुड़ेंगे, 1000 जुड़ेंगे। तो इसको हम कहेंगे, अब इस कार्बोहाइड्रेट इस शुगर चेन को हम ओलिगोसेकेराइड नहीं कहेंगे। अब हम इसको कहेंगे हम इसको कहेंगे पॉलीसेकेराइड। पॉलीसेकेराइड्स आर बेसिकली दे आर द पॉलीमर्स ऑफ मोनोसेकेराइड्स। ये पॉलीमर्स होते हैं मोनोसेकेराइड्स के। व्हेन the chain of sugar molecules goes beyond 10 linked monosaccharide molecules, it generates the polysaccharides। तो यहां पे इस रिप्रेजेंटेशन का सिंपल मतलब था कि जब 10 से ज्यादा मोनोसेकेराइड यूनिट्स जुड़ेंगे एक शुगर चेन में, then it will form polysaccharide। 10 से ज्यादा अगर जुड़ जाते हैं मोनोसेकेराइड यूनिट्स तो it will form the polysaccharide। अब पॉलीसेकेराइड्स क्या होते हैं? पॉलीसेकेराइड्स आर बेसिकली मैक्रो मॉलिक्यूल्स, दे आर मैक्रोमॉलिक्यूल्स। मैक्रोमॉलिक्यूल्स का मतलब है कि इनका जो मॉलिक्यूलर वेट है वो मोनोसेकेराइड्स और ओलिगोसेकेराइड से कहीं ज्यादा होता है। दैट इज व्हाई वी से दे आर मैक्रोमॉलिक्यूल्स। तो ये मैक्रोमॉलिक्यूलर कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। पॉलीसेकेराइड जो है ये मैक्रोमॉलिक्यूलर लेवल के कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। इसका मतलब ये है कि इनका जो मॉलिक्यूलर वेट है पॉलीसेकेराइड्स का वो बहुत ज्यादा होता है एज कंपेयर्ड विद द मोनोसेकेराइड्स एंड द ओलिगोसेकेराइड्स। So this was simply about the definition of the
these what you call as polysaccharide molecules. You know that polysaccharide molecules are those carbohydrates which are macromolecular in organization, having high molecular weight, and in which the number of linked monosaccharide molecules is beyond 10 or is more than 10. It can be 100, ये 100 भी हो सकता है, ये 200 भी हो सकता है, ये 1000 भी हो सकता है, उससे ज्यादा भी हो सकता है. So they are मैक्रोमोलिक्यूल्स, ये मैक्रोमोलिक्यूल्स हैं. अब हम इसके बाद पढ़ेंगे कि जो मोनोमर्स हैं इन पॉलीसैकेराइड्स के, जो मोनोमर्स हैं वो आपने इससे पहले भी पढ़ा कि वो होते हैं मोनोसैकेराइड्स. अब इसके बाद हम पढ़ेंगे जो पॉलीसैकेराइड्स होते हैं ये दो टाइप्स के होते हैं. हमारे पास जो पॉलीसैकेराइड्स होते हैं, पॉलीसैकेराइड्स दे आर ऑफ टू टाइप्स. ये दो टाइप्स के होते हैं पॉलीसैकेराइड्स. अब पहला जो टाइप इसका है दैट इज द होमो पॉलीसैकेराइड्स. पहला जो टाइप है पॉलीसैकेराइड्स का दैट इज होमो पॉलीसैकेराइड्स. द सेकंड वन इज हेटेरो पॉलीसैकेराइड्स. तो दो टाइप्स के होते हैं ये. पहला जो है दैट इज होमोपॉलीसैकेराइड्स और दूसरा जो है दैट इज हेटेरोपॉलीसैकेराइड्स. अब दो टाइप्स होते हैं इनके पॉलीसैकेराइड्स के, दैट इज होमोपॉलीसैकेराइड्स एंड हेटेरोपॉलीसैकेराइड्स. अब होमोपॉलीसैकेराइड्स और हेटेरोपॉलीसैकेराइड्स में क्या डिफरेंस है या मेन डिफरेंस क्या है? दोनों पॉलीसैकेराइड्स होते हैं लेकिन इनमें डिफरेंस है. होमो का मतलब जो है, होमो का मतलब है सेम, और हेटेरो का जो मतलब है इट मींस डिफरेंट. तो यहीं से इनकी डिफरेंस का पता हमें चलता है. होमो पॉलीसैकेराइड्स वो पॉलीसैकेराइड्स हैं जिनमें मोनोमर सिर्फ एक टाइप के होते हैं, जिनमें सारे मोनोमर जो है एक टाइप के होते हैं. मान लीजिए कि ये एक मोनोमर है, ये दूसरा मोनोमर है, ये तीसरा मोनोमर है. ऐसे ही इसके जो मोनोमर्स होते हैं वो होते हैं सिर्फ एक ही टाइप के होते हैं वो मोनोमर्स. एंड वी से that the polysaccharides which are made up of only single type of the monomers are known as homopolysaccharides. वो polysaccharides जो सिर्फ एक ही टाइप के ये मोनोमर्स के बने होते हैं उनको हम कहते हैं homopolysaccharides. अब जो पॉलीसैकेराइड्स दो या दो से ज्यादा टाइप्स के मोनोमर्स के बने होते हैं उनको हम कहते हैं हेटेरोपॉलीसैकेराइड्स. अब मान लीजिए ऐसे कि यहां पे एक मोनोमर है, ये पॉलीसैकेराइड चेन का एक मोनोमर है, ये एक टाइप का मोनोमर है. अब हम देखेंगे कि इसमें दूसरे टाइप के भी मोनोमर्स हैं. अब ये जो मोनोमर है ये दूसरे टाइप का मोनोमर है. तो इस वाले जो पॉलीसैकेराइड्स हैं या इस तरीके के जो पॉलीसैकेराइड्स हैं इनको आप कह सकते हैं हेटेरोपॉलीसैकेराइड्स. तो मेन डिफरेंस हमें यहां पे पता चला. जो होमो और हेटेरोपॉलीसैकेराइड्स के दरमियान मेन डिफरेंस है वो ये है कि होमोपॉलीसैकेराइड्स में सारे मोनोमर्स एक ही टाइप के होते हैं, जबकि हेटेरोपॉलीसैकेराइड्स में दो या दो से ज्यादा किस्म के मोनोमर्स पाए जाते हैं. सो दिस इज द मेन डिफरेंस. अब इसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि होमोपॉलीसैकेराइड्स कौन कौन से हैं और हेटेरोपॉलीसैकेराइड्स कौन कौन से हैं. मैं अब यहां पे आपको एक सिंपल ट्रिक बताऊंगा जिसके जरिए आप यहां याद रख सकेंगे कि होमोपॉलीसैकेराइड कौन कौन सा पॉलीसैकेराइड होमोपॉलीसैकेराइड है और कौन कौन सा पॉलीसैकेराइड जो है वो हेटेरोपॉलीसैकेराइड है. अब यहां पे हम एक चीज याद रखेंगे, ये ट्रिक मैंने खुद बनाई है बच्चों की आसानी के लिए, स्टूडेंट्स की आसानी के लिए. यहां पे आप देखिए हम लिखेंगे कांट गो इन, कांट गो इन. हमने यहां तीन जो लेटर्स हैं उनसे हमारे यहां पे काम है, दैट इज कांट गो इन. हमें यहां
कांट सी गो जी इन 3 इन आई। तो यहां जो है सी स्टैंड्स फॉर सेल्यूलोस, तो सेल्यूलोस है पहला होमोपॉलीसैकेराइड। जी स्टैंड्स फॉर ग्लाइकोजन, दूसरा होमोपॉलीसैकेराइड ग्लाइकोजन। एंड आई स्टैंड्स फॉर इन्यूलिन, इन्यूलिन तीसरा होमोपॉलीसैकेराइड है। तो 3 टाइप्स के पॉलीसैकेराइड जो है वो होमोपॉलीसैकेराइड्स की कैटेगरी में आते हैं। फर्स्ट वन सेल्यूलोस, द सेकंड ग्लाइकोजन, थर्ड इन्यूलिन। अब यहां पे इसको याद रखने के लिए, हेटेरोपॉलीसैकेराइड्स को याद रखने के लिए हम यहां पे एक सेंटेंस लिखेंगे, सोशल चेंज पर एजेंडा, सोशल चेंज पर एजेंडा। अब हमने यहां पे सोशल, सोशल में हमने एस के साथ हमारा काम है, सोशल एस, एस मीन स्टार्च। तो स्टार्च फर्स्ट टाइप है हेटेरोपॉलीसैकेराइड का। देन सी, यहां पे चेंज में सी, सी स्टैंड्स फॉर काइटिन, या कुछ लोग इसको चिटिन प्रोनाउंस करते हैं, काइटिन और चिटिन, ये भी एक हेटेरोपॉलीसैकेराइड है। अब इसके बाद यहां पे पी, पी स्टैंड्स फॉर पैक्टिन, ये भी हेटेरोपॉलीसैकेराइड है। ए स्टैंड्स फॉर अगर, ये भी हेटेरोपॉलीसैकेराइड है। तो आप लोगों की आसानी के लिए मैं फिर एक बार रिपीट कर लेता हूं, आपके बोर्ड एग्जाम में भी और आपके नीट में भी आपके बहुत काम आएगा ये। आप गौर से सुनिए कि पॉलीसैकेराइड्स 2 कैटेगरीज के होते हैं, होमोपॉलीसैकेराइड्स एंड हेटेरोपॉलीसैकेराइड। होमोपॉलीसैकेराइड्स में सभी मोनोमर्स एक टाइप के होते हैं और हेटेरोपॉलीसैकेराइड्स में मोनोमर्स जो होते हैं वो एक ही टाइप के नहीं होते। अब होमोपॉलीसैकेराइड्स जो है, देयर आर 3 मेन कैटेगरीज ऑफ होमोपॉलीसैकेराइड्स। ये आप इसे याद रख सकते हैं, हमें सेंटेंस याद रखना होगा, कांट गो इन। तो कांट में सी हम पकड़ेंगे, सी स्टैंड्स फॉर सेल्यूलोस। गो में जी पकड़ेंगे, जी स्टैंड्स फॉर ग्लाइकोजन। इन में से हमारा काम आई के साथ है, दैट्स इन्यूलिन। तो 3 पॉलीसैकेराइड जो है ये है होमोपॉलीसैकेराइड्स। द फर्स्ट वन दैट इज सेल्यूलोस, सेकंड वन ग्लाइकोजन एंड थर्ड वन द इन्यूलिन। अब हेटेरोपॉलीसैकेराइड्स पे आते हैं। 4 टाइप के हेटेरोपॉलीसैकेराइड्स हम डिस्कस करने जा रहे हैं। फर्स्ट वन स्टार्च, आपको ये याद रखना होगा, सोशल चेंज पर एजेंडा। एस स्टैंड्स फॉर स्टार्च, पहला हेटेरोपॉलीसैकेराइड। सी स्टैंड्स फॉर चेंज, सी ओवर हियर चेंज, एंड सी स्टैंड्स फॉर काइटिन। पर P stands for pectin, agenda A stands for agar. Simple. फिर एक बार रिपीट करो, can't go in, C stands for cellulose, G stands for glycogen, I stands for inulin. ये 3 जो है ये है हमारे होमोपॉलीसैकेराइड्स। अब हेटेरोपॉलीसैकेराइड्स कौन सा सेंटेंस हम याद रखेंगे, सोशल चेंज पर एजेंडा। S stands for starch, C stands for chitin, P stands for pectin and A stands for agar. तो ये 4 हेटेरोपॉलीसैकेराइड्स और ये 3 होमोपॉलीसैकेराइड्स। अब इसके बाद मैं एक और कैटेगरी यहां पे बता देता हूं। ये जो हमने क्लासिफाई यहां पे किए होमोपॉलीसैकेराइड्स और हेटेरोपॉलीसैकेराइड्स, ये हमने इस बिना पे इनको क्लासिफाई किया कि अगर पॉलीसैकेराइड्स में मोनोमर्स सेम टाइप के हैं देन इट इज होमोपॉलीसैकेराइड्स, अगर डिफरेंट टाइप के हैं देन इट इज हेटेरोपॉलीसैकेराइड। लेकिन हम यहां पे एक और चीज डिस्कस कर रहे हैं, एक और किस्म होती है, एक और टाइप होती है पॉलीसैकेराइड्स की, दैट इज देयर स्ट्रक्चरल पॉलीसैकेराइड्स, स्ट्रक्चरल पॉलीसैकेराइड्स। इसका मतलब है कि
कुछ पॉलीसैकेराइड्स कई स्ट्रक्चर्स बनाने में इन्वॉल्व होते हैं, उनको हम कहते हैं स्ट्रक्चरल पॉलीसैकेराइड्स। जैसे कि सेलुलोस। सेलुलोस किसका स्ट्रक्चर बनाता है? प्लांट्स में सेल वॉल का स्ट्रक्चर बनाता है। तो स्ट्रक्चर बनाने में जिस पॉलीसैकेराइड का काम होगा उसको हम कहते हैं स्ट्रक्चरल पॉलीसैकेराइड। तो पहला स्ट्रक्चरल पॉलीसैकेराइड है द सेलुलोस, और दूसरा जो स्ट्रक्चरल पॉलीसैकेराइड आप यहां पे देखेंगे दैट इज काइटिन। काइटिन कहां पे हमारे काम आता है? फंगल सेल वॉल। फंजे का सेल वॉल जो होता है वो काइटिन का बना होता है, तो काइटिन स्ट्रक्चरल पॉलीसैकेराइड हुआ। दूसरी जगह पे आप देखेंगे काइटिन को इन द एक्सोस्केलेटन ऑफ आर्थ्रोपोड्स। आर्थ्रोपोड्स इनवर्टिब्रेट्स की एक कैटेगरी है जिसमें जॉइंटेड फीट वाले एनिमल्स पाए जाते हैं। बहुत सारी कैटेगरीज हैं इनकी। आप इंसेक्ट समझ सकते हैं, इंसेक्ट एक इनका ग्रुप है, तो बहुत सारी इसमें आते हैं, लेकिन मिसाल के तौर पर मैंने इंसेक्ट्स का नाम लिया। तो इनका जो एक्सोस्केलेटन होता है वो भी बना होता है काइटिन का। तो इसके साथ साथ कि हम क्लासिफाई करें कार्बोहाइड्रेट्स को इनटू होमोपॉलीसैकेराइड्स एंड हेटेरोपॉलीसैकेराइड्स, साथ में हम इनको क्लासिफाई कर लेते हैं इनटू स्ट्रक्चरल पॉलीसैकेराइड्स एंड द व्हाट वी कॉल एज स्टोरेज पॉलीसैकेराइड्स। पहले हमने स्ट्रक्चरल पॉलीसैकेराइड्स के बारे में बात की, वो पॉलीसैकेराइड्स जो किसी स्ट्रक्चर को बनाने में इन्वॉल्व होते हैं, इनको स्ट्रक्चरल पॉलीसैकेराइड्स कहते हैं। जैसे कि यहां पे हुआ सेलुलोस। सेलुलोस सेल वॉल बनाता है प्लांट्स का। जैसे कि यहां पे काइटिन, काइटिन बनाता है सेल वॉल फंजे में और आर्थ्रोपोड्स में। अब इसके बाद है दूसरी कैटेगरी इनकी पॉलीसैकेराइड्स की। पहला था स्टोरेज पॉलीसैकेराइड्स, तो इसको हम यहां पे सीरियल नंबर 1। अब दूसरा सीरियल हम लेंगे, यहां पे मैं दूसरा सीरियल बना देता हूं ताकि आपको समझ में आ जाए। दैट इज स्टोरेज। स्टोरेज, द सेकंड वन इज स्टोरेज, स्टोरेज पॉलीसैकेराइड्स। तो सेकंड कैटेगरी होगी स्टोरेज पॉलीसैकेराइड्स। अब कुछ पॉलीसैकेराइड्स इन द फॉर्म ऑफ फूड स्टोर होते हैं, तो उनको हम कहेंगे स्टोरेज पॉलीसैकेराइड्स। आपने लोअर क्लास में भी पढ़ा होगा, स्टोरेज पॉलीसैकेराइड्स में हमारे यहां ग्लाइकोजन आता है। द ग्लाइकोजन रिमेन स्टोर्ड इन आवर लिवर। हमारे लिवर में, वर्टेब्रेट्स के लिवर में रहता है। इन आवर स्केलेटल मसल्स, हमारी जो मसल्स होती हैं जो स्केलेटन के साथ जुड़ी हुई होती हैं उनमें रहता है। और सम अमाउंट ऑफ ग्लाइकोजन रिमेन स्टोर्ड इन द ब्रेन। तो ये ग्लाइकोजन जो है ये किस कैटेगरी में फॉल करेगा? स्टोरेज पॉलीसैकेराइड्स की कैटेगरी में फॉल करेगा। अब दूसरा जो है ये एनिमल्स में स्टोरेज पॉलीसैकेराइड है ग्लाइकोजन। अब इसके बाद दूसरा जो स्टोरेज पॉलीसैकेराइड है दैट इज द स्टार्च। स्टार्च जो है, स्टार्च जो है, स्टोरेज पॉलीसैकेराइड है इन प्लांट्स। प्लांट्स में स्टोरेज पॉलीसैकेराइड है स्टार्च। तो हमने अब दो और कैटेगरीज में पॉलीसैकेराइड्स को यहां पे बांटा, दैट इज द स्ट्रक्चरल पॉलीसैकेराइड्स एंड स्टोरेज पॉलीसैकेराइड्स। सेलुलोस एंड काइटिन ये स्ट्रक्चरल पॉलीसैकेराइड्स हुए, एंड दिस ग्लाइकोजन एंड स्टार्च ये स्टोरेज पॉलीसैकेराइड्स हुई। तो स्ट्रक्चरल में हमारे यहां सेलुलोस और काइटिन, जबकि स्टोरेज पॉलीसैकेराइड्स में ग्लाइकोजन और स्टार्च। तो अब हम इनको एक एक करके डिस्कस करेंगे। अब हम पहली कैटेगरी पे आते हैं, दैट इज द होमोपॉलीसैकेराइड्स। अब हम होमोपॉलीसैकेराइड्स पे आते हैं, और होमोपॉलीसैकेराइड्स में सबसे पहले एज पर सीरियल हम सेलुलोस को डिस्कस करेंगे। तो आइए हम होमोपॉलीसैकेराइड्स डिस्कस करने जा रहे हैं।
वो पॉलीसेकेराइड्स जिनमें मोनोमर सिर्फ एक टाइप के होंगे, उन्हीं को डिस्कस करने जा रहे हैं। तो पहली कैटेगरी जो है इसमें, दैट इज सेलुलोज। अब सेलुलोज जो है ये ऑलरेडी हमने डिस्कस किया कि इट इज होमोपॉलीसेकेराइड। तो ये बना हुआ होता है ग्लूकोज यूनिट्स का, ये ग्लूकोज यूनिट्स का बना हुआ होता है। द फर्स्ट थिंग इज दैट द सेलुलोज इज ए स्ट्रक्चरल होमोपॉलीसेकेराइड, स्ट्रक्चर बनाने में काम करता है, सेल वॉल बनाने में काम करता है प्लांट्स के। तो स्ट्रक्चरल होमोपॉलीसेकेराइड है ये, और ये बना हुआ होता है ग्लूकोज यूनिट्स का। तो इसके मोनोमर्स जो है वो ग्लूकोज यूनिट्स है, कोई और डिफरेंट टाइप का मोनोमर इसमें नहीं पाया जाएगा, इसमें सिर्फ ग्लूकोज यूनिट्स पाए जाएंगे। सो इट इज ए स्ट्रक्चरल होमोपॉलीसेकेराइड, इट इज ए स्ट्रक्चरल homoglycan, or it is a structural homopolysaccharide. होमोपॉलीसेकेराइड है, स्ट्रक्चरल पॉलीसेकेराइड है। अब इसके बाद दूसरा पॉइंट, ये जो सेलुलोज है, इट इज द मोस्ट एबंडेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऑर्गेनिक सबस्टेंस मोस्ट एबंडेंट। अगर हमारे प्लेनेट पे सबसे ज्यादा कोई ऑर्गेनिक सबस्टेंस है, सबसे ज्यादा एबंडेंस में कोई ऑर्गेनिक सबस्टेंस पाया जाता है, दैट इज सेलुलोज। सो सेलुलोज इज मोस्ट एबंडेंट ऑर्गेनिक सबस्टेंस, इट इज मोस्ट एबंडेंट ऑर्गेनिक सबस्टेंस ऑन दिस प्लेनेट। हमारे प्लेनेट पे सबसे ज्यादा अगर कोई ऑर्गेनिक सब्सटेंस पाई जाती है तो वो व्हाट वी कॉल एज सेलुलोज है। तो सेलुलोज की कंसंट्रेशन सबसे ज्यादा कॉटन में पाई जाएगी, ये भी आप याद रखिए नीट के लिए। नीट में या तो आपसे पूछा जाता है कि मोस्ट एबंडेंट ऑर्गेनिक सब्सटेंस कौन सा है हमारे प्लेनेट पे, दैट इज द सेलुलोज। या कभी कभार पूछा जाता है कि सबसे ज्यादा प्लांट्स में सबसे ज्यादा कंसंट्रेशन सेलुलोज की कहां पाई जाएगी, दैट्स इन द कॉटन प्लांट्स। अब 50% जो है, 50% कार्बन कंटेंट, जो 50% कार्बन कंटेंट प्लांट्स में होता है वो किसका बना हुआ होता है, वो सेलुलोज का बना हुआ होता है। अब सेलुलोज के कुछ फंक्शंस आप प्लांट्स में समझिए। सेलुलोज जो है, सेलुलोज गिव्स स्ट्रेंथ टू द प्लांट्स, ये स्ट्रेंथ देता है प्लांट्स को। आपने बड़े बड़े प्लांट्स देखे होंगे, जैसे कि यहाँ पे चिनार आपने देखा होगा, या इकोलिप्टस है, या और भी बहुत सारे प्लांट्स है। अब इन प्लांट्स की बड़ी बड़ी शाखें होती हैं जिन पे बहुत ज्यादा भारी वजन होता है। अब इसको, इतने बड़े स्ट्रक्चर को कैसे सपोर्ट करता है ये प्लांट अगेंस्ट द पुल ऑफ द ग्रेविटी, सिंपली बाय रिजिड स्ट्रक्चर। तो वो रिजिड, वो सख्त स्ट्रक्चर जो प्लांट में डेवलप हो जाता है, वो हो जाता है ड्यू टू ए स्ट्रक्चरल पॉलीसेकेराइड दैट वी कॉल एज द सेलुलोज। मैंने इससे पहले भी डिस्कस किया कि अगर आप प्लांट्स को देखेंगे तो प्लांट्स में जो है, प्लांट्स में बहुत ज्यादा रिजिड स्ट्रक्चर होता है। रिजिड स्ट्रक्चर का मतलब है सख्त होता है इसका स्ट्रक्चर, और ये जो रिजिड स्ट्रक्चर होता है इसका, दैट इज ड्यू टू ए स्ट्रक्चरल पॉलीसेकेराइड व्हिच वी कॉल एज सेलुलोज। ये एक स्ट्रक्चरल पॉलीसेकेराइड की वजह से पॉसिबल होता है, जिसको हम सेलुलोज कहते हैं। अब ये सेलुलोज जो है, सेलुलोज फॉर्म्स द सेल वॉल। सेलुलोज जो बनाता है, ये क्या बनाता है, प्लांट्स का सेल वॉल बनाता है। दैट इज व्हाई हमने इससे पहले भी कहा कि सेलुलोज जो है ये एक स्ट्रक्चरल पॉलीसेकेराइड है, ये स्ट्रक्चरल पॉलीसेकेराइड्स की कैटेगरी में फॉल करता है। तो दिस वाज अबाउट द सेलुलोज। सो सेलुलोज इज सिंपली होमोपॉलीसेकेराइड और होमोग्लाइसन, and it is the most abundant organic substance on this planet, and 50% of carbon content in plants is made up of cellulose. Then another thing is that the most abundant content, or the most abundant content of this cellulose in case of plants is found in the cotton. तो this was about the, ये कुछ बातें थी सेलुलोज के बारे में। अब सेलुलोज को आप इसको आप कह सकते हैं होमोग्लाइसन, या कभी कभार इसको हम हेक्सोसन
हेक्सोसन भी कहते हैं। हम सिर्फ हेक्सोसन नाम सेलुलोज को नहीं देते हैं। हेक्सोसन का मतलब है कि जो इसमें यूनिट्स हैं, मोनोसेकेराइड यूनिट्स हैं, वो 6 कार्बन कंटेनिंग यूनिट्स हैं। इसका मतलब है यहां पे कि हमने ग्लूकोज यूनिट्स कहे कि ग्लूकोज यूनिट्स मोनोमर्स बनते हैं सेलुलोज के। तो ग्लूकोज का फार्मूला आपको पता ही है, इट इज C6H12O6। तो ये हेक्सो शुगर है, क्योंकि जिस किसी भी पॉलीसेकेराइड का स्ट्रक्चरल यूनिट या जिस किसी भी पॉलीसेकेराइड का मोनोमर हेक्सो शुगर होगा उसको हम कहेंगे हेक्सोसन। इसी तरीके से अगर किसी पॉलीसेकेराइड का मोनोमर पेंटो शुगर होगा तो उसको हम कहेंगे पेंटोसन। ये दो टर्म्स भी आप यहां पे याद रखिए, आपके काम आएंगी बायोकेमिस्ट्री में आगे जाके। दैट्स हेक्सोसन एंड पेंटोसन। वो पॉलीसेकेराइड जिसके मोनोमर्स हेक्सो शुगर के बने होंगे जैसे सेलुलोज, इनको हम कहेंगे हेक्सोसन। तो हम ये भी कह सकते हैं सेलुलोज इज होमोहेक्सोसन और सेलुलोज इज सिंपली हेक्सोसन। एंड पेंटोसन वो पॉलीसेकेराइड हुआ जिसके मोनोमर्स जो है वो पेंटो शुगर के बने हुए होंगे। तो दिस वाज अबाउट द फर्स्ट होमोपॉलीसेकेराइड, दैट इज द सेलुलोज। अब हम इसके बाद दूसरे होमोपॉलीसेकेराइड को देखेंगे, दैट इज ग्लाइकोजन। आपको याद ही होगा, होमोपॉलीसेकेराइड्स याद रखने के लिए हमने सिंपली याद रखना होगा कांट गो इन। सी का मतलब सेलुलोज हमने डिस्कस किया। अब जी का मतलब क्या है, दैट्स ग्लाइकोजन। अब ग्लाइकोजन क्या है, ये तो आपको पता ही है कि इट इज अ होमोपॉलीसेकेराइड। ये होमोपॉलीसेकेराइड है और ये भी ग्लूकोज यूनिट्स का बना होता है। ग्लूकोज जो है, ग्लूकोज का फार्मूला C6H12O6 हेक्सो शुगर है, तो ये हेक्सोसन भी कहलाएगा। इसको आप हेक्सोसन भी कह सकते हैं। सेलुलोज भी हेक्सोसन है क्योंकि इसके जो मोनोमर्स हैं वो हेक्सो शुगर है, और ग्लाइकोजन भी हेक्सोसन है क्योंकि इसका भी जो है मोनोमर है वो भी हेक्सो शुगर का बना हुआ है, दैट इज ग्लूकोज। तो इट इज होमोपॉलीसेकेराइड अगेन, ग्लाइकोजन। तो हेक्सोसन की कैटेगरी में आएगा। दूसरी बात है, इट इज नॉट स्ट्रक्चरल पॉलीसेकेराइड, इट इज स्टोरेज पॉलीसेकेराइड। ये स्टोरेज पॉलीसेकेराइड है। कौन स्टोरेज पॉलीसेकेराइड है? यू नो दैट ग्लाइकोजन इज स्टोरेज पॉलीसेकेराइड। ये स्टोर रहता है इन द फॉर्म ऑफ फूड मटेरियल। कहां? इन वर्टेब्रेट्स। वर्टेब्रेट्स जो होते हैं, वर्टेब्रेट्स में ग्लाइकोजन स्टोर रहता है इन द फॉर्म ऑफ फूड। कहां कहां पे? एक तो लिवर में, दूसरा स्केलेटल मसल्स, और तीसरा सम अमाउंट इन ब्रेन। 3 जगहों पे जो ग्लाइकोजन है ये स्टोर रहता है। ज्यादातर लिवर में, उससे कम स्केलेटल मसल्स में, सबसे कम ब्रेन में स्टोर रहता है ये ग्लाइकोजन। तो ये स्ट्रक्चरल पॉलीसेकेराइड नहीं है बल्कि स्टोरेज पॉलीसेकेराइड है। अब ये इसके बाद आप देखिए कि जब कभी हम हंगर फील करते हैं, अगर हमारे पास फूड अवेलेबल है तो ठीक है, अगर अवेलेबल नहीं है तो हमारी बॉडी क्या शिफ्ट करती है? हमारी बॉडी एक मेटाबॉलिक शिफ्ट करती है, और इस मेटाबॉलिक शिफ्ट में क्या काम होता है, जो हमारा लिवर होता है, इस लिवर में जो स्टोर्ड फूड मटेरियल है दैट्स इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन। सबसे पहले लिवर पे ही जाएगी ये। तो ग्लाइकोजन जो स्टोर्ड फॉर्म में है, कहां पे? लिवर में। अब अगर हम फील कर रहे हैं हंगर, हमारे पास फूड अवेलेबल है, तब यहां जाने की जरूरत नहीं है। अब अगर हमें फूड अवेलेबल कई बार नहीं हुआ, फिर क्या होगा? हम हंगर फील कर रहे हैं, ये जो ग्लाइकोजन यहां पे स्टोर है, ग्लाइकोजन, अब इसी ग्लाइकोजन को क्या होता है, दिस इज ग्लाइकोजन, ये ग्लाइकोजन चेंज हो जाता है, ग्लाइकोजन, अब ये ग्लाइकोजन चेंज हो जाता है इनटू ग्लूकोज। तो ग्लूकोज आपको पता है हमारी बॉडी फ्यूल सोर्स, हमारी बॉडी के लिए फ्यूल का सोर्स जो है दैट्स ग्लूकोज। अब ये ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है ग्लाइकोजन, जो हमारे लिवर में भी स्टोर था, अब ये कन्वर्ट हो गया किसमें?
ग्लूकोज में। लेकिन उसको कन्वर्ट करने के लिए हमें एक हार्मोन चाहिए जिसको हम कहते हैं ग्लूकोगॉन। ग्लूकोगॉन। अब ये ग्लूकोगॉन कहां से सिक्रीट होगा? ये होगा सिक्रीट फ्रॉम द पैनक्रियाज। पैनक्रियाज, पैनक्रियाज में एक सेंट्रल पोर्शन रहता है जिसको हम कहते हैं आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। लैंगरहैंस ने डिस्कस किए थे ये। आप ऐसे मान लें कि जब आप पैनक्रियाज का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे तब जाके आपको अच्छे तरीके से समझ आ जाएगा। ये जो सेंट्रल पोर्शन होता है पैनक्रियाज का, पैनक्रियाज के दो पोर्शन होते हैं, ये है पेरिफेरल पोर्शन और ये जो है दिस सेंट्रल पोर्शन। इसी सेंट्रल पोर्शन को कहते हैं हम आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। इन्हीं आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस से ये सिक्रीट होता है जिसको हम कहते हैं ये हार्मोन ग्लूकोगॉन। और यही हार्मोन है रेस्पॉन्सिबल फॉर द कन्वर्जन ऑफ ग्लाइकोजन इनटू द ग्लूकोज। और यही ग्लूकोज हमारी ब्लड स्ट्रीम में जाएगा और यही ग्लूकोज हमारी बॉडी यूज करेगी। लेकिन तब जब हमें ऑरल फीडिंग नहीं होगी, जब हमें हंगर फील होगी और हम ऑरली कुछ नहीं लेंगे, तो मेटाबॉलिक शिफ्ट में क्या हमारी बॉडी ये जो रिजर्व फूड मटेरियल इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन है इसमें लिवर में इसको यूज करेगी। तो दिस वाज अबाउट हाउ आवर बॉडी यूजेस द स्टोर्ड ग्लाइकोजन व्हेन द नीड अराइजेस। तो दिस वाज अबाउट द ग्लाइकोजन। अब मैं आपको एक सिंपल एक एग्जांपल मैं आपको दूंगा कि हम टेस्ट कैसे करेंगे अगर हमारे पास कोई चीज है कि इसमें ग्लाइकोजन है कि नहीं है। अब हम इसको कैसे टेस्ट करेंगे? ग्लाइकोजन को हम आयोडीन से टेस्ट कर सकते हैं। ग्लाइकोजन जैसे कि आप मान लीजिए ये यहां पे हमने इसमें एक टेस्ट ट्यूब है, इसमें हमने किसी फ्लूइड में ड्रॉप किया ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन अब हमने ये सस्पेक्ट है कि इसमें ग्लाइकोजन है। अब हमने कंफर्म करना है ग्लाइकोजन कि नहीं है। अब हम क्या करेंगे? ग्लाइकोजन को हम ऐड करेंगे आयोडीन। आयोडीन अगर रियली इसमें ग्लाइकोजन है फिर इसका कलर जो है वो रेड होगा, रेड कलर। तो अगर यहां पे रेड कलर आएगा इसका मतलब है वी हैव टेस्टेड दैट ग्लाइकोजन इज प्रेजेंट इन दिस मटेरियल। तो ग्लाइकोजन को टेस्ट करने के लिए सिंपली ग्लाइकोजन हम रिएक्ट करवाएंगे किसके साथ? आयोडीन के साथ। अगर रेड कलर आता है फिर ये कंफर्म है कि इसमें व्हाट वी कॉल एज ग्लाइकोजन है। So this was about how we test the presence of glycogen in any substance. तो दूसरा एक टाइप था हमारे पास ये होमो पॉलीसेकेराइड्स का। अब लास्ट कैटेगरी होमो पॉलीसेकेराइड्स की हम देखेंगे विच वी कॉल एज इन्यूलिन। पहला पॉइंट कभी आपके नीट में ये आपसे पूछा जाता है कि इसका दूसरा नाम क्या है इन्यूलिन का? इसको हम कहते हैं डालिया स्टार्च। डालिया स्टार्च इन्यूलिन को कहा जाता है। इट इज डालिया स्टार्च अगेन होमोपॉलीसेकेराइड है और डालिया स्टार्च इसका दूसरा नाम है। अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट रिगार्डिंग दिस जो आपके नीट में आपसे पूछा जाता है, इसकी एक मेडिकल यूज है इसका। किसका? यू नो दैट डालिया हैज अ मेडिकल यूज। डालिया का एक मेडिकल यूज है। कहां पे है? तो इस मेडिकल यूज को समझने के लिए आप पहले यह समझिए कि हमारी बॉडी में न कहीं डालिया बनता है न कहीं बॉडी में हमारे ये जो इन्यूलिन है, नॉट डालिया, डालिया स्टार्च रादर, ये जो इन्यूलिन है हमारी बॉडी में न कहीं इन्यूलिन बनता है, न हमारी बॉडी में कहीं ये जरूरत पड़ता है, न कहीं पे सिक्रीट होता है। तो ह्यूमन बॉडी में इसका कोई काम नहीं है। न हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब होता है न कहीं पे सिक्रीट होता है। इसका हमारी बॉडी में कोई काम नहीं है। अब क्या होता है कि हम इसको इस्तेमाल करते हैं फॉर डिटरमाइनिंग द ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट जिसको आप कहते हैं फिजियोलॉजी में GFR। GFR स्टैंड्स फॉर ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट।
इससे हम किडनीज की एफिशिएंसी को देखते हैं कि ग्लोमेरुलाई जो नेफ्रॉन्स होती हैं, उनकी जो ग्लोमेरुलाई होती है, उनकी एफिशिएंसी कितनी है, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट ठीक है कि नहीं है। अब क्या कैसे हम देखेंगे, जब हम ये आप नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर आपने पढ़ा होगा अपने लोअर क्लास में, यहां पे मैं इस डायग्राम के थ्रू थोड़ा समझाने की कोशिश करूंगा। ये जो ट्यूब्यूल्स होते हैं, ये ट्यूब्यूल्स इन्युलिन को नए सिक्रीट करेंगे ना एब्जॉर्ब करेंगे। दे नाइदर सिक्रीट द इन्युलिन नॉर दे एब्जॉर्ब द इन्युलिन, ना सिक्रीट करेंगे इन्युलिन को ना एब्जॉर्ब करेंगे इन्युलिन को। अब इससे हमें क्या पता चलेगा, क्योंकि इसकी कोई रिएक्शन नहीं होती है यहां पे, ना इसको एब्जॉर्ब करना है हमारे किडनी ट्यूब्यूल्स ने, न इसको सिक्रीट करना है हमारे किडनी ट्यूब्यूल्स ने। अब इससे हमें इस चीज का पता चलेगा कि हम मेजर कर सकेंगे ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। तो ये इसका एक मेडिकल यूज है। रिमेंबर, it's very important from NEET point of view. The inulin has a very important role in measuring the glomerular filtration rate. So it was a homopolysaccharide, and it's also known as daliasraj. Remember also this. And its medical use is that it is used in measuring the glomerular filtration rate. अब होमोपॉलीसैकेराइड्स तो हो गए। अब होमोपॉलीसैकेराइड्स के बाद हम आते हैं हिटीरियोपॉलीसैकेराइड्स पे। अब आपने पता ही है हिटीरियोपॉलीसैकेराइड्स वो पॉलीसैकेराइड्स कहलाते हैं जिनमें मोनोसैकेराइड्स जो है वो एक ही टाइप के नहीं होते हैं। सिंपल, वेरी सिंपल। अब इसको याद रखने के लिए मैंने आपको कहा था सोशल चेंज पर एजेंडा, सोशल चेंज पर एजेंडा। अब सोशल हम पहले इसी को लेंगे, मैंने इससे पहले भी आपको यह समझाया। यू नो दैट सोशल में एस हमारे यहां काम आएगा। एस मीन्स स्टार्च। पहली बात हमारे यहां, इट इज नॉट ए होमोपॉलीसैकेराइड, इट इज ए हिटीरोपॉलीसैकेराइड। ये होमोपॉलीसैकेराइड नहीं है, ये हिटीरोपॉलीसैकेराइड है, स्टार्च हिटीरोपॉलीसैकेराइड है। इसमें डिफरेंट टाइप्स के मोनोमर्स होंगे। अब इसके बाद आगे चल के हम देखेंगे, इट इज ए स्टोरेज, इट इज ऑल्सो ए स्टोरेज पॉलीसैकेराइड। ये स्टोरेज पॉलीसैकेराइड है प्लांट्स में। कहां पे? प्लांट्स में। जैसे हमने ग्लाइकोजन को देखा कि ग्लाइकोजन जो है, ग्लाइकोजन इज अ स्टोरेज पॉलीसैकेराइड इन केस ऑफ एनिमल्स। इन द सेम वे द व्हाट यू कॉल स्टार्च इज स्टोरेज पॉलीसैकेराइड बट इन केस ऑफ प्लांट्स। स्टार्च के ग्रैन्यूल्स होते हैं, जैसे कि यहां पे इसका एक सेंट्रल पोर्शन होता है जिसको हम कहते हैं हाइलम, और इसी के इर्द गिर्द कंसेंट्रिक रिंग्स होती हैं। ये होते हैं ऐसे स्टार्च ग्रैन्यूल्स। ये स्टार्च ग्रैन्यूल्स आप प्लांट्स में देख सकते हैं, स्टोर होता है स्टार्च इन द फॉर्म स्टार्च ग्रैन्यूल्स। जैसे कि पोटैटो है, पोटैटो में आप देख सकते हैं इजीली सोलेनम ट्यूबरोसम। तो पहली बात है कि स्टार्च जो है इट इज हेटेरोपॉलीसैकेराइड, अगेन इट इज आल्सो स्टोरेज पॉलीसैकेराइड। ये यहां पे मैंने आपको दिखाया कि स्टार्च स्टोरेज ग्रैन्यूल्स कैसे होते हैं। एग्जांपल इन पोटैटो आप देख सकते हैं, बहुत सारे प्लांट्स में देख सकते हैं। पोटैटो के मैंने यहां पे एक एग्जांपल दे दी। अब इसके बाद आप देखिए कि जो स्टार्च है, स्टार्च में दो चीजें पाई जाएगी, एक एमाइलोस और दूसरा एमाइलोपेक्टिन। सो स्टार्च इज मेड अप ऑफ एमाइलोस एंड एमाइलोपेक्टिन। अब एमाइलोस को आप देखिए, एमाइलोस का ये दोनों जो है इनमें वेरिएशन होती है, एमाइलोस और एमाइलोपेक्टिन। ये अनब्रांचेड होता है, दिस इज अनब्रांचेड। ये अनब्रांचेड चैन होती है इसकी, जैसे ग्लूकोज यूनिट्स होते हैं इसमें, ग्लूकोज यूनिट्स, लेकिन इनकी चैन जो है वो होती है अनब्रांचेड। ऐसे हम दिखाई, ये ग्लूकोज यूनिट्स में यहां पे ड्रा कर रहा हूं, ग्लूकोज यूनिट्स में ड्रा कर रहा हूं यहां पे। ये जो चैन होती है इनकी
सॉरी, ये इसको हमने हेक्सागोनल बनाना है यहां पे, 6 कार्बन एटम कंटेनिंग। ये ऐसे ही चलता जाएगा, फिर ऐसे ही टर्न लेगा यहां। तो ये हेलिकल होता है, इसका स्ट्रक्चर जो है वो हेलिकल होता है। किसका? एमाइलोज का। इट हैज अ हेलिकल स्ट्रक्चर। और ये जो इसमें यूनिट्स होते हैं दे आर ग्लूकोज यूनिट्स, ग्लूकोज यूनिट्स होते हैं इसमें। तो लेकिन ये हेलिकल स्ट्रक्चर बनाते हैं ऐसे, यहां पे ऐसे इसमें ग्लूकोज यूनिट्स होते हैं ये। तो ये हेलिकल स्ट्रक्चर बनाएगा, लेकिन ये होते हैं अनब्रांचेड। अनब्रांचेड ब्रांचेड चेन नहीं होती है, शुगर मॉलिक्यूल्स की ये ब्रांचेड चेन नहीं होती है। अब आप देखिए एमाइलोपैक्टिन को, एमाइलोपैक्टिन भी ग्लूकोज यूनिट्स का बना होता है, लेकिन इसमें डिफरेंस है। डिफरेंस ये है कि यहां पे ये अनब्रांचेड चेन है, लेकिन यहां पे ये ब्रांचेड चेन होती है ऐसे। ये एक चेन हो गई यहां, और साइड में इसके यहां से एक और चेन निकलती है, सो इट इज ब्रांचेड। इट इज ब्रांचेड। हियर लाइज द डिफरेंस, दैट्स व्हाई वी से कि ये जो स्टार्च है इट इज नॉट होमोपॉलीसैकेराइड, इट इज हेटेरोपॉलीसैकेराइड। ऑल्दो एमाइलोपैक्टिन एमाइलोस जो है दोनों पाए जाते हैं इसमें स्टार्च में, मगर इनमें डिफरेंस है कि इसकी चेन जो है वो अनब्रांचेड होती है, इस वाली की चेन जो है वो ब्रांचेड होती हैं। सो दिस इज अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ द दिस स्टार्च। अब हमने अगर टेस्ट करना है प्रेजेंस ऑफ स्टार्च, स्टार्च को हम कैसे टेस्ट करेंगे कि स्टार्च मौजूद है किसी में। फॉर एग्जांपल आप पोटैटो लेंगे, पोटैटो में हमने कंफर्म है कि पोटैटो में स्टार्च है। अब हम टेस्ट करेंगे क्या स्टार्च है इसमें। अब स्टार्च को हम कैसे देखेंगे, यहां पे हम एक टेस्ट ट्यूब लेंगे, इसमें कुछ लिक्विड कंटेंट हम डालेंगे। अब हम इसके पोटैटो कुछ छोटे से पीसेस इसमें स्लाइसेस डालेंगे। इसमें हमने टेस्ट करना है कि इसमें स्टार्च है कि नहीं है इसमें स्टार्च। अब कैसे करेंगे हम टेस्ट, इसमें हम आयोडीन डालेंगे, जैसा कि हमने ग्लाइकोजन का टेस्ट किया था। लेकिन ग्लाइकोजन का टेस्ट जो है, जब ग्लाइकोजन ने रिएक्ट किया आयोडीन के साथ तो रेड कलर आ गया, दैट इंडिकेट्स द प्रेजेंस ऑफ ग्लाइकोजन। मगर यहां पे जब आयोडीन रिएक्ट करेगा विद द स्टार्च, द कलर विल बी ब्लू। अगर ब्लू कलर आता है तो इसमें जो चीज हमने इसमें डाली इसमें स्टार्च है। अगर रेड कलर आता है तो जो चीज हमने डाली है इसमें ग्लाइकोजन है। लेकिन यहाँ पे ओब्वियस है कि यहाँ पे ब्लू कलर आएगा। वजह यह है कि यहाँ पे हमने पोटैटो के स्लाइस इसमें डाले हैं और पोटैटो में स्टार्च ही होता है। अब एक और बात यहाँ पे है कि जो स्टार्च है, स्टार्च जो प्लांट्स फूड प्रिपेयर करते हैं ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, वही फूड स्टोर होता है प्लांट्स में इन द फॉर्म ऑफ दिस व्हाट वी कॉल एज स्टार्च। और ये स्टार्च जो है, स्टार्च स्टोर रहता है इन सम प्लास्टिड्स व्हिच वी कॉल एज एमाइलोप्लास्ट्स। एमाइलोप्लास्ट्स जो है एक टाइप की प्लास्टिड्स होती हैं प्लांट्स में, और इन प्लास्टिड्स में स्टोर रहता है स्टार्च। सो दिस इज अबाउट द फर्स्ट category of the heteropolysaccharides, that is the starch. So starch is a storage polysaccharide in case of plants, and it is a heteropolysaccharide. ये heteropolysaccharide है, and we find starch in the form of starch granules. अब इसके बाद है एस का मतलब स्टार्च। अब सी का मतलब काइटिन। काइटिन जो है, काइटिन इज आल्सो हेटेरोपॉलीसैकेराइड। इसके मोनोमर्स जो होते हैं दैट इज एन एसिटाइल ग्लूकोस एमाइन। एन एसिटाइल ग्लूकोस एमाइन इसके मोनोमर्स होते हैं, किसके? काइटिन के। और भी कुछ डिफरेंसेस हैं इसमें, दैट्स व्हाई कि ये हेटेरोपॉलीसैकेराइड्स की कैटेगरी में पड़ता है। लेकिन इसमें जो मेन मोनोमर्स हैं दे आर एन एसिटाइल ग्लूकोसेमाइन। ये शुगर्स होते हैं एक किस्म के, एन एसिटाइल ग्लूकोसेमाइन। इसको आप कभी कभार ऐसे भी लिख सकते हैं, एन ए जी मीन्स एन एसिटाइल ग्लूकोसेमाइन। तो अब इसके बाद जो काइटिन है, काइटिन को आपके नीट का पॉइंट में बता देता हूं।
काइटिन को हम दूसरा नाम कहते हैं फंगल सेल्यूलोज। तो हम फंगल सेल्यूलोज किसको कहेंगे? काइटिन को। व्हाट डज इट मीन? क्या फंजे में सेल्यूलोज पाया जाता है? नहीं। फिर क्यों हम कहते हैं काइटिन को फंगल सेल्यूलोज? जैसा कि एक प्लांट सेल है, फॉर एग्जांपल प्लांट सेल में ये है सेल मेम्ब्रेन, और सेल मेम्ब्रेन के बाहर क्या होता है? सेल वॉल। अब इस सेल वॉल में जो है, इस सेल वॉल में प्लांट्स की हम बात कर रहे हैं, सेल वॉल में होता है सेल्यूलोज इन प्लांट्स। पर हम प्लांट्स की भी यहां पे हमें काइटिन की बात करनी है। अब अगर आप देखोगे, ये प्लांट सेल थी, प्लांट्स सेल के सेल वॉल में सेल्यूलोज होता है। अगर आप फंजे देखेंगे, फंजे की जो सेल्स होती हैं, माइसिलिया जो होती है वहां पे, उनमें जो सेल वॉल है वो बना हुआ होता है काइटिन का। तो जो काम सेल्यूलोज करता है इन प्लांट सेल्स, वही काम काइटिन करता है इन फंगल सेल्स। दैट इज व्हाई द काइटिन इज आल्सो नोन एज फंगल सेल्यूलोज। यही वजह है कि काइटिन को हम फंगल सेल्यूलोज भी कहते हैं। तो एक और पॉइंट यहां पे है, ये जो काइटिन होता है, इट इज इम्परवियस, टू वाटर, मींस इसके थ्रू वाटर नहीं गुजर सकता है। दैट्स व्हाई वी से इट इज इम्परवियस टू वाटर। रिमेंबर दिस पॉइंट आल्सो। तो फंगल सेल्यूलोज है, ये काइटिन का दूसरा नाम है, याद रखिए आप, नीट के लिए आपके काम आएगा। एक और पॉइंट है कि ये जो काइटिन है, काइटिन फॉर्म्स, इससे पहले भी मैंने आपको कहा था, इट फॉर्म्स एक्सोस्केलेटन इन आर्थ्रोपोड्स। आर्थ्रोपोड्स जो है, जैसे कॉकरोच है और कुछ आर्थ्रोपोड्स है, उनका जो एक्सोस्केलेटन है वो बना हुआ होता है काइटिन का। सो दिस वाज अबाउट द काइटिन। तो इसके बाद तीसरे हेटेरोपॉलीसैकेराइड पे हम आते हैं, दैट इज पी, पार। यहां पे पी मींस पैक्टिन्स। तो तीसरे हेटेरोपॉलीसैकेराइड पे हम आते हैं, स्टार्च, एस मीन स्टार्च, सी मीन्स काइटिन, पी मीन्स पैक्टिन। ये जो पैक्टिन है, आपने अगर प्लांट सेल वॉल पढ़ा होगा, प्लांट सेल वॉल में एक यहां पे ये सेल वॉल है, मान लीजिए ये सेल वॉल है, लेकिन दो जो सेल्स होती हैं, प्लांट सेल्स जो नेबरिंग सेल्स होती हैं, उनके सेल वॉल के दरमियान एक कॉमन लेयर होती है। अगर आपने सेल वॉल पढ़ा होगा, उन दो सेल्स के सेल वॉल के दरमियान एक कॉमन लेयर होती है, जिसको हम कहते हैं मिडल लैमेला। और इसी मिडल लैमेला, ये एक पार्ट है, वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द सेल वॉल इन केस ऑफ प्लांट्स। प्लांट सेल वॉल की हम बात करेंगे। प्लांट सेल वॉल में एक पार्ट पाया जाता है जिसको हम कहते हैं मिडल लैमेला, और इसी मिडल लैमेला में पैक्टिन्स पाए जाते हैं। इन पैक्टिन्स के साथ अक्सर हम कैल्शियम देखते हैं, जब जाके हम उसको हम कहते हैं कैल्शियम पैक्टेट। सो सिंपल, वेरी सिंपल, the pectins, they are again heteropolysaccharides, and they are very important in the structure of the plant cell wall. They are present in the middle lamella of the plant cell wall. ये pectins के बारे में कुछ बात थी। अब इसके बाद हम आते हैं ए का मतलब है अगर। अब यहां पे एस स्टार्च, सी काइटिन, पी पैक्टिन, ए का मतलब है यहां पे अगर जो है, अगर भी एक हेटेरोपॉलीसैकेराइड है। अब इसको हम ऑब्टेन करते हैं फ्रॉम द व्हाट वी कॉल एज द रेड एल्गी। रेड एल्गी की क्लासिफिकेशन अगर आपने पढ़ी होगी, वहां पे हमारे यहां एक क्लास आती है रोडोफाइसी की। रोडोफाइसी, उसी को हम कहते हैं रेड एल्गी। रेड एल्गी फॉर एग्जांपल ग्रेसिलेरिया, ग्लाइडलम, सॉरी इट इज ग्लाइडियम। तो इनमें आप देखते हैं, ये इनसे एक्सट्रैक्ट होता है अगर फ्रॉम द रेड एल्गी। अब इस जिसको हम अगर कहते हैं, इसकी हम
कुछ फंक्शंस भी डिस्कस करते हैं, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। सो अगर वेरी सिंपल, इट इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द रेड एल्गी लाइक द ग्रेसिलेरिया एंड ग्लाइडलम। अब इसमें आप देखिए जो इसकी फंक्शन है, अगर जो है अगर हम जब सेल कल्चर या प्लांट टिश्यू कल्चर, प्लांट टिश्यू कल्चर जब हम करते हैं या जब हम बैक्टीरियल कल्चर करते हैं, बैक्टीरियल कल्चर करते हैं या प्लांट टिश्यू कल्चर करते हैं हम, या सेल कल्चर करते हैं, तब जाके हम इसी अगर मीडियम को इस्तेमाल करते हैं, अगर मीडियम में ही हम इनको ग्रो करते हैं, प्लांट टिश्यू कल्चर को, बैक्टीरियल कल्चर को या किसी और कल्चर को, सेल कल्चर को हम इसी में कल्चर एज ए कल्चर मीडियम हम इस्तेमाल करते हैं वहां पे। तो एक और यहां पे फंक्शन है इन द फॉर्मेशन ऑफ क्रीम्स, पॉलिशेस, क्रीम्स और पॉलिशेस बनाने के काम भी आता है हमारे ये अगर क्रीम्स और पॉलिशेस बनाने के काम भी आता है। एंड वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ इट इज दैट इट आल्सो एक्ट्स एज लेग्जेटिव का मतलब है कि कॉन्स्टिपेशन अगर होगी किसी को तो उसको भी रिलैक्स करने का काम ये देता है। इसके बाद एक और यहां पे है, लास्टली वी विल बी डिस्कसिंग दैट इज देयर बैक्टीरियल जो है, बैक्टीरियल सेल वॉल जो है, या जिसको आप कहते हैं बैक्टीरियल सेल वॉल, जो बना हुआ होता है पेप्टिडोग्लाइकन का जो बना होता है, इट इज आल्सो हेटेरोपॉलीसैकेराइड। तो यहां वहां पे मैंने डिस्कस नहीं किया था अलग ही कैटेगरी, तो लेकिन यहां पे आप देखिए ये जो पेप्टिडोग्लाइकन है, पेप्टिडोग्लाइकन ये भी एक कैटेगरी है हेटेरोपॉलीसैकेराइड्स की, और इसमें दो टाइप्स के हमारे यहां मोनोमर्स पाए जाते हैं। दैट इज द फर्स्ट वन इज एन एसिटाइल ग्लूकोसामाइन, जिसको हम कहते हैं ऐसे NAM मींस एन एसिटाइल ग्लूकोसामाइन। दूसरा एक है दैट्स एन एसिटाइल म्यूरामिक एसिड मींस NAM। ये दोनों शुगर्स हैं, एन एसिटाइल ग्लूकोसामाइन एज वेल एज एन एसिटाइल म्यूरामिक एसिड, बैक्टीरियल सेल वॉल में पाए जाते हैं और ये मिला के पेप्टिडोग्लाइकन बनाते हैं। और पेप्टिडोग्लाइकन भी एक हेटेरोपॉलीसैकेराइड है और इसका एक अहम काम है इन द स्ट्रक्चर, इन मेकिंग द स्ट्रक्चर ऑफ द बैक्टीरियल दिस सेल वॉल। सो होप यू अंडरस्टैंड। ये था लेक्चर अपॉन पॉलीसैकेराइड्स। तो आप अच्छे तरीके से देखिए ताकि आपको सारी जो इसमें इंफॉर्मेशन है वो आपकी समझ में आ जाए। ओके, थैंक्स।